वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और बेहतर हो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और एक इक्वेशन दिया हुआ है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स देन शो दैट BC स्क्वायर CA स्क्वायर AB स्क्वायर आर इन AP। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर इसको आइडियल इक्वेशन का रूट हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसका सम ऑफ रूट है वो किसके बराबर है, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के बराबर है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, और नीचे में क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हमारा क्या है इन्वॉल्व, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। और सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें कहां से पता चल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सम ऑफ रूट हमारा क्या हो जाएगा, माइनस b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा क्या हो जाएगा, c बाई ए। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, सम ऑफ रूट की जगह पे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पर प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिर्फ एक इक्वेशन आ जाएगा हमारा किसमें, ए बी सी में। जहां पर ए बी सी इन्वॉल्व है वहां से हमें क्लियरली दिख जाएगा कि ये BC स्क्वायर CA स्क्वायर AB स्क्वायर हमारा AP में है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू n आर इन AP सच दैट A4 minus A7 plus A10 equal to M, then the sum of first 13 terms of this AP is। यहां पर हमें क्या दिया हो, A4 minus A7 plus A10 equal to M। अगर यहां पर हम इन सभी का वैल्यू रखें A4 A7 A10 का, तो देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या आने वाला है। अगर इसका फर्स्ट टर्म हम इस AP का फर्स्ट टर्म मान ले A और कॉमन डिफरेंस D, तो A4 के जगह पे क्या रखेंगे A प्लस 3D, A7 के जगह पर हम क्या रखेंगे A प्लस 6D, और A10 के जगह पे क्या रखेंगे A प्लस 9D। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो क्या हमारा बनेगा A प्लस 6D, और राइट हैंड साइड क्या है हमारा M, मतलब A प्लस 6D का वैल्यू क्या है M। हमसे पूछा गया सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स, मतलब S13 का वैल्यू। तो S13 हमारा क्या हो जाएगा, 13/2 टाइम्स 2A प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ D। n क्या है 13, तो 13 माइनस 1 टाइम्स ऑफ D। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा 13/2 टाइम्स 2A प्लस 12D। अगर 2 बाहर निकाल दे हम तो 13/2 में से जो 2 था उससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 13, और अंदर में क्या बचेगा A प्लस 6D। और A प्लस 6D का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या आया था हमारा M। A प्लस 6D का वैल्यू हमारा क्या आया था M, तो वो M रख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 13M। तो S13 का वैल्यू हमारा आ चुका है क्या 13M। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, D ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन बी एन AP सच दैट, और यहाँ पर क्या दिया हुआ न्यूमरेटर में सम ऑफ P टर्म्स, और डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ सम ऑफ Q टर्म्स इक्वल टू P क्यूब अपॉन Q क्यूब, वेयर P इज नॉट इक्वल टू Q। ठीक है, देन A6 अपॉन A21 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सम ऑफ P टर्म्स दिया हुआ अपॉन सम ऑफ Q टर्म। तो सम ऑफ P टर्म्स हमारा क्या होता है P/2 टाइम्स 2A प्लस n माइनस 1, सॉरी यहाँ पर P है तो P माइनस 1 टाइम्स ऑफ D, और सम ऑफ Q टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा Q/2 टाइम्स 2A प्लस Q माइनस 1 टाइम्स ऑफ D, और राइट हैंड साइड क्या है हमारा P क्यूब Q क्यूब। तो इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक P से एक P कैंसिल, इधर एक Q से एक Q भी कैंसिल, क्या बचेगा एट द एंड हमारे पास A प्लस P माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ D अपॉन A प्लस Q माइनस 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ D इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर। यहां पर हमसे पूछा क्या है A6 अपॉन A21 का वैल्यू। अगर यहां पर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो न्यूमरेटर में A6 बन सकता है और डिनोमिनेटर में A21 बन सकता है। कैसे, जहां पर P माइनस 1 अपॉन 2 है, अगर वहां पर 5D रहा होता है तो वो क्या बन जाता है A प्लस 5D, A6 बन जाता। A प्लस 5D हमारा क्या बन जाता, A6 बन जाता। A प्लस 5D हमारा क्या बन जाता है A6 बन जाता। और जहां पर नीचे में A प्लस Q माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ D के जगह पर अगर Q माइनस 1 अपॉन 2 हमारा 20 रहता तो इसे हम बोल सकते थे A21। तो यहाँ पर हम देख लेंगे P का किस वैल्यू के लिए वो 5 आ रहा है और Q का किस वैल्यू के लिए वो 20 आ रहा है। मतलब P माइनस 1 अपॉन 2 टाइम P माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 5। तो यहाँ से P का वैल्यू हमारा क्या आ गया 11, और Q माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 20, यहाँ से Q का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 41। मतलब P के जगह पर अगर हम 11 रखेंगे और Q के जगह पर हम 41 रखेंगे तो ऊपर में क्या बनेगा A प्लस 5D और नीचे में क्या बनेगा A प्लस 20D, मतलब A6 अपॉन A21। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर हम P के जगह पर 11 रख रहे हैं और Q के जगह पर
41 रख रहे हैं, तो राइट हैंड साइड भी P के जगह पर 11 रखेंगे और Q के जगह पर 41 रखेंगे। और राइट हैंड साइड क्या है, P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर, मतलब 11 का स्क्वायर अपॉन 41 का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, सी ऑप्शन 121। 11 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 121 और 41 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 1681। तो ये हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 121 अपॉन 1681। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ एबीसी आर इन एपी देन ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू। हमें पता है अगर एबीसी एपी में है तो 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू क्या होता था ए प्लस सी, लेकिन यहाँ पर ए माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे ए माइनस सी का होल स्क्वायर को हम ए प्लस सी में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। कैसे, ए माइनस सी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी। ए माइनस सी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी, और ए प्लस सी के जगह पर हम क्या रख देंगे 2b, तो क्या बन जाएगा 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी। अब यहाँ पर हम 4 कॉमन ले तो क्या बन गया 4 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, गिवन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2n plus 3n square. Another AP is formed with the same first term and double of the common difference. If sum of n terms of new AP is Sn and nth term is Tn, then तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। सम ऑफ फर्स्ट टर्म n टर्म्स ऑफ एन AP हमारा क्या होता है n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, और ये हमें गिवन है 2n प्लस 3n स्क्वायर। कंपेयर करके यहाँ पर a और d का वैल्यू तो इजिली हम निकाल सकते हैं। अब a और d का वैल्यू निकल गया तो हमें AP के बारे में सब कुछ पता चल गया, मतलब उसका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कोई भी टर्म पता चल गया। अब a पता चल गया और d पता चल गया, तो AP के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया। और यहाँ पर जो नया वाला AP है उसका फर्स्ट टर्म भी सेम है और कॉमन डिफरेंस डबल है, तो हमें इस एपी के बारे में सब कुछ पता है, तो नया एपी के बारे में भी सब कुछ पता चल जाएगा। फर्स्ट टर्म तो सेम है और कॉमन डिफरेंस डबल होगा, तो उसका हमें नया वाला एपी के बारे में भी हमें सब कुछ पता चल गया, उसका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो उसका nth टर्म हम इजिली निकाल सकते हैं। nth टर्म हमारा क्या रहता है ए प्लस n माइनस 1 डी, n माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। ए और डी का वैल्यू पुट करिए, वहां से आपके पास nth टर्म का आ जाएगा वैल्यू। और इसी तरह Sn हमारा क्या होता है n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। तो यहाँ पर a और d का वैल्यू रख दीजिए नया वाला एपी का, तो आप Sn और Tn का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Pn प्लस Qn स्क्वायर वेयर P एंड PQ आर कॉन्स्टेंट, देन मतलब एक तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के तरह ही है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज Pn प्लस Qn स्क्वायर, और सम ऑफ n टर्म्स हमारा क्या होता है n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। कंपेयर करके a और d निकाल लीजिए, आपको वहां से इजिली a और d निकाल सकते हैं वहां से। अब a और d ही पता चल गया तो हमें AP के बारे में सब कुछ पता चल गया, फिर वहां पर Tn पूछे, Sn पूछे, कुछ भी पूछे, हम कुछ भी बता सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमसे Tn पूछा है और कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो Tn और कॉमन डिफरेंस हम इजिली आंसर कर सकते हैं कि हमारा क्या आने वाला है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, along a road lies an odd number of stones placed at intervals of 10। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, तो इसे लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बिना पढ़े आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। along a road lies an odd number of stones placed at intervals of 10 meter। These stones have to be assembled around the middle stone। A person can carry only one stone at a time। A man carried out the job starting with the stone in the middle, carrying stones in succession, thereby covering a distance of 4.8 किलोमीटर। 4.8 किलोमीटर मतलब 4800 मीटर। 4800 मीटर अगर इसे हम मीटर में कन्वर्ट करें, देन द नंबर ऑफ स्टोन्स इज। अब इसे पत्थर गिनना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है कि एक यहाँ पर पर्सन है, वो क्या करता है कि एक मिडिल में, एक सबसे पहले एक मिडिल में स्टोन है और फिर आगे कुछ स्टोन है और पीछे कुछ स्टोन है। वो क्या करता है 10-10 मीटर का इंटरवल में
पत्थर रखा हुआ है हमारा, तो 10-10 मीटर के इंटरवल में आगे भी पत्थर रखा हुआ है और 10-10 मीटर के इंटरवल में पीछे भी पत्थर रखा हुआ है, और वो मिडिल स्टोन पे है इस वक्त, फिलहाल अभी इस वक्त वो खड़ा है। वो क्या कर रहा है कि हर बार आगे जा करके और पीछे जा करके एक एक पत्थर उठा के अपने पास ला रहा है और मिडिल में उसे रख रहा है। मतलब एक बार गया, पहला पत्थर उठा के लाया, फिर दूसरा बार गया, फिर दूसरा पत्थर उठा के लाया, एक बार में लेकिन एक ही पत्थर उठा के ला रहा है। ऐसा नहीं कि एक बार गया सारा पत्थर को उठा के ले आया। तो एक बार में जा रहा है, पहला पत्थर उठाया, फिर दूसरा पत्थर उठाया और लेकर आया, फिर तीसरा पत्थर उठाया और लेकर के आया। तो इसी तरह वो सारा पत्थर को बीच में लाके कलेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि टोटल कितना पत्थर है। अगर वो टोटल 4.8 किलोमीटर चला है, मतलब 4800 मीटर चला है, तो इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला बात, अगर हम यहाँ पर बात करें, वो इस वक्त खड़ा कहाँ पर है, मिडिल स्टोन पर। मान लेते हैं आगे n नंबर्स ऑफ स्टोन्स है और पीछे भी n नंबर्स ऑफ स्टोन है, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड उसके दोनों तरफ n नंबर ऑफ स्टोन्स है, क्योंकि वो मिडिल पे खड़ा है तो आगे भी उसका आगे जितना स्टोन होगा उतना ही पीछे स्टोन होगा। तो n नंबर ऑफ स्टोन इधर है और n नंबर ऑफ स्टोन पीछे है उसका। वो क्या कर रहा है, एक पत्थर उठा के ला रहा है, एक एक करके एक एक पत्थर उठा के ला रहा है। तो और 10 मीटर के इंटरवल पे रखा हुआ है, तो पहला पत्थर उठाने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा, 10 मीटर गया और फिर जितना गया आगे उतना ही पीछे वो लौटेगा। फिर उसके बाद 20 मीटर गया, नेक्स्ट पत्थर कहाँ पर है हमारा, फिर 10 मीटर आगे, तो 20 मीटर गया, फिर 20 मीटर पीछे चल के आ रहा है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले वो 10 मीटर गया, फिर पीछे आया, बैक आया, फिर वो 20 मीटर गया, फिर वो पीछे बैक आया, फिर 30 मीटर गया, फिर वो पीछे बैक आया। इसी तरह इधर का सारा पत्थर कलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर इधर राइट लेफ्ट हैंड, अगर अभी राइट का कलेक्ट कर रहा है तो फिर लेफ्ट का कलेक्ट करेगा और इसी तरह वापस आएगा वहां पर। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, पहले कितना चला 10, वापस आया, फिर कितना चला 20, फिर वापस आया, फिर 30, वापस आया 40, फिर वापस आया, इसी तरह आखिरी पत्थर तक जाएगा कलेक्ट करके, फिर वापस आएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अभी फिर फिलहाल सिर्फ राइट साइड का ही बात करें, अगर राइट साइड का भी कलेक्ट कर रहा है तो 10 गया वापस आया, 20 गया वापस आया। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि 10 गया प्लस 10 गया, फिर 20 गया, फिर 30 गया, और इन सभी का 2 टाइम्स, इन सभी का 2 टाइम्स, मतलब 10 गया वापस आया, मतलब 20, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 10 चला, फिर 2 टाइम्स ऑफ 20 चला, फिर 2 टाइम्स ऑफ 30 चला। तो ऐसा अगर इधर n स्टोन्स है उसके राइट हैंड साइड में, तो ऐसा n स्टोन्स कलेक्ट करके ला रहा है, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस एंड सो ऑन अप टू यहां पर जितना लास्ट स्टोन है वहां तक। और सिमिलरली इधर का स्टोन्स भी कलेक्ट करेगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ इधर वाला भी, और इधर भी सेम होगा, 2 टाइम्स ऑफ 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस एंड सो ऑन। मतलब टोटल कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस एंड सो ऑन। और कहां तक जा रहा है ये, n स्टोन्स है तो n स्टोन्स तक, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया n, मतलब 4 टाइम्स 10 प्लस 20 प्लस 30। ये हमारा क्या बन रहा है, एक तरह से एपी, ये हमारा क्या है, एक तरह से एपी, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है हमारा n, मतलब 4 टाइम्स ऑफ इस एपी का सम इक्वल टू हमारा क्या आएगा 4800, इक्वल टू 4800। और यहाँ पर सम हमारा क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 30 हमारा क्या हो जाएगा n बाई 2 टाइम्स 2a, एक जगह पर क्या रखेंगे 10 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, d क्या है हमारा 10, तो यहां से इक्वल टू 4800। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम n का वैल्यू निकाल के ले आएंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स, तो n हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स नहीं है, ये तो राइट हैंड साइड n नंबर ऑफ स्टोन्स था और लेफ्ट हैंड साइड n नंबर ऑफ स्टोन्स था। टोटल स्टोन हमारा कितना है, उधर n है और इधर भी n है और एक खुद बीच वाला, तो टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स हमारा कितना हो जाएगा n प्लस 1, मतलब 2n प्लस 1। तो हमारा जो भी n का वैल्यू निकल के आएगा, उस जो भी n का वैल्यू हमारा निकल के आया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स कितना हो जाएगा 2n प्लस 1। तो जो भी n का वैल्यू निकल के आएगा उसे हम n की जगह पर रख देंगे, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन arithmetic progression equal to that of the first 19 terms, then the sum of its first 30 terms is। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा 11 बाई 2 टाइम्स 2a प्लस 10d, 2a प्लस 10d, और सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा 19 बाई 2 टाइम्स 2a प्लस
18d, और ये दोनों यहाँ पर क्या बोल रहा है, बराबर है। ये दोनों यहाँ पर क्या बोल रहा है, बराबर है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इक्वल टू दिस वन, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां से आपका क्या आ जाएगा, 2a प्लस 29d इक्वल टू 0। वहां से आपको क्लियरली दिख जाएगा कि 2a प्लस 29d का वैल्यू हमारा क्या है, 0। और हमसे पूछा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा, 30/2 टाइम्स 2a प्लस 29d, और 2a प्लस 29d का वैल्यू हमारा क्या आ चुका है, 0। तो मतलब एक तरह से s30 का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 0। तो s30 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट s1 s2 s3 bn and t1 t2 t3 are two arithmetic sequences such that s1 equal to t1। मतलब यहाँ पर जो s में जो हमारा ap है और t में जो ap है, उन दोनों का एक तरह से फर्स्ट टर्म इक्वल है। s1 इक्वल टू t1 का क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म इक्वल है। दूसरा आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें, s2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t2 एंड s2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t2। s2 अगर पहले वाले का डिफरेंस हम d1 मान ले और दूसरे वाले का डिफरेंस हम d2 मान ले, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, s2 मतलब s1 प्लस d1, s1 प्लस d1, और t2 हमारा क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2, t1 प्लस d2, और t1 s1 हमारा बराबर है। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन मिल गया, मतलब एक a और d में इक्वेशन मिल गया। एंड सिग्मा ऑफ si इक्वल टू सिग्मा ऑफ ti, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स si का किसके बराबर है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ti में जो सम है हमारा फर्स्ट 15 टर्म्स का, उसके बराबर है। मतलब एक तरह से हमें दो इक्वेशन मिल गया और दो वेरिएबल है हमारा। कौन सा, अगर s1 t1 बराबर है तो हम t1 के जगह पे हर जगह क्या रख सकते हैं, s1 ही रख सकते हैं। मतलब एक तरह से s1 और d1, एक तरह से s1, मतलब यहां पर दो इक्वेशन हमें पता चल गया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अब यहां पर हमें पता क्या करना है, s2 माइनस s1, नहीं यहाँ पर तीन इक्वेशन है, s1 इक्वल टू t1 एक हो गया, दूसरा s2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t2 हो गया, यहाँ पर दो चीज हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और तीसरा ये सिग्मा वाला। तो एक तरह से तीन इक्वेशन है और तीन एक तरह से वेरिएबल है। s1 t1 तो बराबर है, तो उसे हम एक ही वेरिएबल मान के चलेंगे। और क्या हो जाएगा हमारे पास, d1 d2, अगर डिफरेंस d1 और d2 है तो तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है। पहला तो s1 इक्वल टू t1 दिया होता है, एक वेरिएबल तो ऐसे ही हट गया, जहां जहां t1 था वहां हम s1 रख देंगे। और दूसरा दो इक्वेशन हमें दिया हुआ है, तो वहां से हम इजिली इसे सॉल्व करके यहां से d का वैल्यू निकाल सकते हैं, d1 d2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें d1 d2 का वैल्यू पता चल गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो s2 माइनस s1 और t2 माइनस t1 हमारा है क्या, d1 d2 ही तो है। अगर s वाले का हम कॉमन डिफरेंस d1 माने हैं और t वाले का कॉमन डिफरेंस d2 माने हैं, तो s2 माइनस s1 हमारा क्या है, d1, और t2 माइनस क्या है हमारा, t2 माइनस t1 हमारा क्या है, d2। मतलब एक तरह से d1 अपॉन d2 ही तो आपसे पूछा है, और d1 अपॉन d2 आप उन सभी इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है वहां से आप इजिली निकाल सकते हैं। तो वो वैल्यू रख देंगे तो आपका डायरेक्ट इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट an where n belongs to natural number is an AP with common difference d and all whose terms are non-zero. If n approaches infinity then the sum, और यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है हमें 1 अपॉन a1 a2 प्लस 1 अपॉन a2 a3 प्लस एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन an प्लस 1। यहाँ पर अगर हम सबका डिनोमिनेटर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो क्या है, पहला क्या है a1 a2, दूसरा क्या है a2 a3, तीसरा क्या है हमारा a3 a4 एंड सो ऑन अप टू an प्लस 1। यहाँ पर हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। किसका, पहला वाला में किसका क्रिएट करेंगे, a2 a1 का, और दूसरे वाले में किसका क्रिएट करेंगे, a2 a3 का। क्या लिखेंगे वहां पर, ऊपर हम लिख सकते हैं जहां पर a1 a2 है वहां पर क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1। लेकिन अब न्यूमरेटर में a2 माइनस a1 लिख रहे तो डिनोमिनेटर में भी a2 माइनस a1 लिखेंगे। और a2 माइनस a1 हमारा क्या है, डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म। तो नीचे में जब हम लिखेंगे तो डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, मतलब d। तो उसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, d। इसी तरह सब में नेक्स्ट वाले में हमारा क्या है, a2 a3 है, तो वहां पर क्या क्रिएट करेंगे, a3 माइनस a2।
अब a3 माइनस a2 ऊपर लिखे तो नीचे भी लिखेंगे, लेकिन नीचे हम क्या लिखेंगे, a3 माइनस a2 की जगह क्या लिखेंगे, d, क्योंकि a3 माइनस a2 हमारा है क्या, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस ही तो है। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस ही तो होता है। तो उसके जगह पर हम सिंपली डी लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर में हमारा डी आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में जो डी आया उससे हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे और अंदर में क्या बनेगा हमारा, a2 माइनस a1 अपॉन a1 a2, a3 माइनस a2 अपॉन a2 a3, a4 माइनस a3 अपॉन a3 a4 एंड सो ऑन, प्लस an प्लस 1 माइनस an अपॉन an प्लस 1। और यहां पर हम जब इसको ओपन करेंगे, सबको ब्रेक करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, पहले बनेगा हमारा 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2, दूसरा क्या बनेगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a3। और इसी तरह सबको हम ब्रेक करेंगे तो वहां पर हम क्लियरली देखेंगे सब हमारा कटते चला जाएगा और एट द एंड हमारा क्या बचेगा, 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन an प्लस 1, 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन an प्लस 1। और यहां पर क्या बोल रहा है कि n इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो a ऑफ n प्लस 1 हमारा क्या होगा, सबसे लास्ट टर्म, वो भी हमारा इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो वो जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो 1 अपॉन an प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से 0, नीचे डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो ओवरऑल ये हमारा किधर टेंड करेगा, 0 की तरफ। तो हमारा बचा क्या अंदर में 1 अपॉन a1 और बाहर में d कॉमन आया था डिनोमिनेटर में हमारा, मतलब 1 अपॉन d मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन a1, क्या बन गया हमारा 1 अपॉन a1 टाइम्स ऑफ d। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ए ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करें कुछ और क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।